नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्वजंतवः पवनम दुष्टतम याति प्रकृति विकृतायते। अर्थात प्रकृति का अनावश्यक दोहन और पर्यावरण को प्रदूषित करना आपदा आमंत्रण के लिए मानवीय पहल कहा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अशक्यम प्रकृति ऋते जीवनम, हमारी प्रकृति के प्रति आसक्ति होनी चाहिए क्योंकि यह जीवन प्रदायिनी होती है। आपदा और आपदा प्रबंधन क्या है, यह हमारे आज कार्यक्रम का विषय है और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री दुनचंद राणा जी। राणा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि श्री राणा जी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, उसमें बतौर निदेशक एवं विशेष सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब हम राणा जी के साथ चर्चा को प्रारंभ करते हैं। राणा जी, सर्वप्रथम आपदा से क्या तात्पर्य है? देखिए, आपदा एक ऐसी घटना है जो प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है और उसका इतना प्रभाव हो जिससे मानव जीवन को हानि हो सकती है, आपके संपत्ति को नुकसान हो सकता है और इतना उसका वॉल्यूम है, उसका इतना इंटेंसिटी और इतना साइज़ है जिसको संभालना मुश्किल है। राणा जी, जैसा कि आपने आपदा को परिभाषित किया, यदि हम उसका सार देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि एक ऐसी विध्वंसकारी लीला है जो वर्षों तक अपनी अविस्मरणीय यादों को छोड़ जाती है। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि अगर फुर्सत मिले तो पढ़ लेना पानी की तहरीरों को, हर एक दरिया हजारों वर्षों का अफसाना लिख कर जाता है। क्यों राणा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपदा आती है उसके जो चिन्ह हैं, उसके जो निशान वो छोड़ के जाती है, वो कई लोगों के दिलो दिमाग में बसता है। आप उसको नदी नालों के आसपास देख सकते हैं, कहीं पे अगर लैंडस्लाइड है तो वहाँ देख सकते हैं, कहीं पे कुछ और उससे बड़ी घटना है तो उसके चिन्ह हमें हमेशा जो है वो प्रकृति में नज़र आते हैं। राणा जी, जब हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हमें 4 अप्रैल वर्ष 1905 की वो विध्वंसकारी घटना, जिसमें कांगड़ा में एक ऐसा भूकंप आया था जो शायद ही भारत के इतिहास में कभी आया होगा, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। जब राणा जी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हमने ऐसी विध्वंसकारी बहुत सी लीलाओं को देखा है, चाहे वो वर्ष 1999 का उड़ीसा का सुपर साइक्लोन हो, वर्ष 2001 का गुजरात भुज का वो भूकंप हो, वर्ष 2004 में हमारे हिंद महासागर में आई हुई सुनामी हो, वर्ष 2005 में कश्मीर का भूकंप हो, वर्ष 2011 में सिक्किम का भूकंप हो। ऐसी घटनाओं के बाद भी, ऐसी अविस्मरणीय यादों के पश्चात भी मानव क्यों प्रकृति के प्रति सजग नहीं है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। मुझे लगता है हमारी एक तो मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड है। 2004 में जब इंडियन ओशन सुनामी हुई जी, तो सबको, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सुनामी वर्ड ऐसा लगा पहली बार सुना, जबकि सुनामी जो ओशन है वहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल में आती है और उसका कारण भूकंप भी हो सकता है, वोल्केनिक एरप्शन भी हो सकता है समुद्र के अंदर। लेकिन वही, जैसे मैंने कहा कि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड है, इस करके ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, एक हमें ये हमेशा लगता है ये हमारे साथ नहीं होगा, ये मे बी हमारे पड़ोसी के साथ होगा या किसी दूसरे आदमी के साथ होगा। इस करके मुझे लगता है कि हम थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं और उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि जैसे अभी हमें ऐसा लगता है कि कांगड़ा भूकंप 1905 में आया तो दोबारा नहीं आएगा और उसने कांगड़ा क्षेत्र को प्रभावित किया, हमें नहीं करेगा। अगर कांगड़ा में हम रहते हैं तो शायद हमें नहीं करेगा, किसी और को करेगा। सो हमारी मेमोरी, और मुझे लगता है दूसरा जो ये कि मेरे साथ नहीं होगा, मुझे लगता है ये बड़ा मेरा अपना व्यक्तिगत इस तरह से मानना है कि ये बड़े मुख्य कारण हैं। जबकि राणा जी, आज के समय में आपदा और जो ये प्रकृति और पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक स्तर पर ऐसे विषय बन चुके हैं जिस पर चिंता और चिंतन की आवश्यकता है। हम देखते हैं ओजोन परत का पतला होना,
ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग आज ऐसी चिंता है कि जो विश्व पटल पर इस पर चिंतन हो रहा है, क्या कहेंगे? इसमें कोई संशय नहीं है कि ये दो बहुत बड़े विषय हैं जो आप प्रदूषण कर रहे हैं और जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है वो जो कई गुना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बढ़ गया है और हमारा कार्बन एमिशन करके हमने क्लाइमेट को ही बदल दिया और क्लाइमेट चेंज जिसको हम कह रहे हैं वो हो रहा है जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और दूसरा जो डिज़ास्टर है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है और उनकी जो इंटेंसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है और जो हाइड्रो मटेरियोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हैं जो पानी और फ्लड्स कह सकते हैं, लैंडस्लाइड्स कह सकते हैं, एक्सट्रीम रेन इवेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो पोल्यूशन से रिलेटेड जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उसको प्रभावित कर रहा है। और इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी चर्चा भी होती है, काफ़ी संस्थाएं भी बनी हैं। जैसे एक IPCC पैनल है जो वर्ल्ड के जो बेस्ट माइंड्स हैं वो क्लाइमेट चेंज पे हर लगातार रिसर्च करते हैं, हर बार रिपोर्ट कुछ सालों में पेश आती है ताकि ये पॉलिसी मेकर्स को और आम जनता को ये बताया जा सके कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या प्रभाव उसके हो रहे हैं, क्या हो सकता है फ्यूचर में। UN की एजेंसी है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो उस कार्यक्रम को लीड करता है। UN की एजेंसी UNDP है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे UN के जनरल सेक्रेटरी हैं उसके बिहाफ पे लीड करते हैं। इसी तरह की संस्थाओं का गठन राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया में और राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे हुआ है और इसी तरह का व्यवस्था लगभग पूरे विश्व में लगभग हर कंट्री में इस तरह की व्यवस्था है। राणा जी, एक सबसे जो बड़ा चिंता का विषय है जो मैं स्वयं भी सोचता हूँ कि हम व्यक्ति विशेष जब तक हमारे ऊपर कोई रूल रेगुलेशन एक्ट इम्पोज ना किया जाए तब तक हम उसके प्रति सजग नहीं होते, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होता। अभी आपने पर्यावरण की बात करी, हमें पर्यावरण दिवस, हमें हर चीज़ के लिए कोई ना कोई दिवस निर्धारित करना पड़ता है। 5 जून वर्ष 1972 को यह चिंतन हुआ विश्व पटल पर कि हमें पर्यावरण दिवस मनाना है। हर वर्ष हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, फिर भी देखा कि लोगों ने जो है उसके प्रति सजगता नहीं अपनाई। हमें जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 बनाना पड़ा जिसके अंतर्गत 26 धाराएं और 4 अध्यायों को सम्मिलित करना पड़ा। ऐसी हमारी मानसिकता क्यों है? देखिए, जब भी कोई नई समस्या आती है तो उसके विषय में जो सरकारें हैं उसको मैनेज करने की कोशिश करती हैं। एक समय था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब पोल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज सेटअप होनी शुरू हुई, फॉसिल फ्यूल का यूज़ होना शुरू हुआ, तो यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पे जिसको आज हम स्मोक कहते हैं उससे भरी होती थी, मतलब दिखता नहीं था। जो आज समस्या इंडिया में भी दिख रही है, चाइना में भी दिख रही है और ज़्यादातर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में दिख रही है। तो उस चैलेंज को डील करने के लिए उन कंट्रीज़ ने लेजिस्लेशन बनाए और जब वो समस्या हमारी तरफ आई तो हमने भी उस तरह से डील किया उसको। और उसके बाद अगला चैलेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज आया, तो उन देशों में और हमारे देशों में भी उस तरह के उस समस्या को डील करने के लिए कानून और नियम बनने लगे। तो जैसे जैसे व्यवस्था बदलती है, जो चीज़ समस्या बनती है उस समस्या को डील करने के लिए कोई ना कोई अधिनियम आते हैं, कानून आते हैं, बिकॉज आपको उसको रेगुलेट करना है और आप किसी को सिंपल अवेयर करके उसको जागरूक करके उसके साथ एडवोकेसी करके ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इस करके यदि कोई जागरूकता के बाद, एडवोकेसी के बाद और अवेयरनेस के बाद भी नहीं मानता तो उसके विरुद्ध दंडात्मक प्रक्रिया अपनानी आवश्यक होती है। इस करके कानून बनते हैं। जी, बिल्कुल सही। और जो हम बाहर के देशों में अच्छी चीज़ें देखते हैं उसके पीछे कहीं ना कोई कानून है और कानून के साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत सख्त है और उसकी सज़ा भी बिल्कुल निर्धारित होती है। तभी व्यवस्थाएं आगे चलती हैं और मुझे लगता है इसी तरह से चलेगी। राणा जी, तभी कहा जाता है ना, क्योंकि देखिए हमारा प्रकृति और इस धरा हमें क्या नहीं मिलता, ये हमारे लिए जीवन प्रदायनी है, लेकिन हम इसके प्रति कृतज्ञ ना होकर के कृतज्ञ हैं। कहा जाता है कि पुष्प पत्र फल च छाया मूल वल्कल धारुवी धन्याम एशाम धरा न विमुखा यान्ति कांचना। इस पृथ्वी से हमें क्या नहीं मिलता,
पुष्प, फल, छाया सब कुछ हमें देती है, लेकिन फिर भी हम इसके प्रति धन्य नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि ये धरती जो है सभी की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, बट किसी की ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल जी। और ये बात सही है, यदि हम प्रकृति के साथ रह के जिएँ और अपनी सिर्फ आवश्यकताओं को फुलफ़िल करने की कोशिश करें, अगर यदि हम अपने लालच को पूरा करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली हम प्रकृति को भी हानि पहुंचाएंगे और अपने आसपास के वातावरण को भी पहुंचाएंगे, लोगों को भी पहुंचाएंगे, अपने जीवन को भी खतरे में डालेंगे और दूसरों के भी खतरे में डालेंगे। जी बिल्कुल। तो राणा जी, ये तो हमने अभी आपदा के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से, एक धार्मिक दृष्टिकोण ये भी कहा जाता है आपदा के लिए कि इसे जो है ज्योतिष विज्ञान से लिया गया है कि व्हेन द स्टार्स आर नॉट फेवरेबल इट हैपन्स, लेकिन वो एक धार्मिक दृष्टिकोण हुआ। अब हम बात करते हैं प्रबंधन को लेकर के। आपदा प्रबंधन से हमारा क्या तात्पर्य है? देखिए, आपदा प्रबंधन का मतलब है जो आपदाएं हो रही हैं तो उनको हम मैनेज करें। मैनेज जो है वो 3 फेजेस में हो सकती है। एक तो आपदा जब ना हो जी। तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र में क्या हो सकता है, और जो हो सकता है उसको कम करने की कोशिश करें, प्लानिंग करें, प्रिपेयर्डनेस करें, मिटिगेशन करें ताकि उसके प्रभाव को कम किया जा सके। लेकिन जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं, जैसे भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, उससे वो आपदा का रूप लेती हैं क्योंकि हमारी तैयारी सही नहीं है, हमारी तैयारी गलत है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। सो सारा रिस्क जो है वो हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इस करके जो रिस्क रह गया उसकी तैयारी करें, और जब एक्चुअली कुछ हो तो हमारी जो तैयारी है वो हमारे रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट हो, और जो लोग प्रभावित हैं उनको हम राहत दें, और जिनका नुकसान हुआ है, लाइवलीहुड जिनका अफेक्ट हुआ है, उनको रिलीफ के साथ साथ रिहेबिलिटेट भी करें, और उसके बाद दोबारा से साइकिल शुरू हो और दोबारा से हम असेस करें अपने रिस्पॉन्स को, अपने प्रबंधन को, और उसमें जो कमी हमें नज़र आई उसको और बेहतर करें। तो ये एक कॉन्टीन्यूस साइकिल है, एक टाइम की जो है वो एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। सो यू प्रिपेयर, यू रिस्पॉन्ड, यू प्रोवाइड रिलीफ, यू रिहेबिलिटेट, एंड देन अगेन यू असेस कि आपने क्या किया और आपको क्या करने की आवश्यकता है। तो मीनिंग देयर बाय दैट 4 सेगमेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिहेबिलिटेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपर्टी मिटिगेशन में हमें पता लगा कि आप इसमें स्नातकोत्तर भी है, आपकी स्टडी भी इसी में हुई है, तो उसमें कौन कौन से बिंदु रहते हैं? क्योंकि हम चाहें, क्योंकि देखिए एक हमारी एक मानसिक धारणा रहती है कि समस्या आए ही क्यों, जी। तैयारी तो बात की बात है, जब कहते हैं ना आफत पड़ ही गले गई तब तो उसे हमें निपटना ही, लेकिन मिटिगेशन के बारे में कौन कौन से और बिंदु हो सकते हैं? देखिए, मिटिगेशन डिज़ास्टर स्पेसिफिक होगा, हैज़र्ड स्पेसिफिक हम बोलेंगे जी, क्योंकि डिज़ास्टर तो तभी होगा जब आपका कोई प्राकृतिक घटना है वो आपके वातावरण से इंटरेक्ट करे, आपका वातावरण ठीक नहीं है तो डिज़ास्टर होगा। जैसे मान लिया भूकंप ही है, तो भूकंप के लिए हमें क्या मिटिगेशन की आवश्यकता है? मिटिगेशन की आवश्यकता है, पहले तो हम ये इंश्योर करें कि हमारे जो बिल्टअप एनवायरनमेंट है, चाहे हमारे अपने घर हैं, चाहे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रोड हैं, ब्रिजेस हैं, पानी की स्कीमें हैं, या हमारा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, वो सारे इस तरह से डिज़ाइन होने चाहिए ताकि जो भूकंप की जब शेकिंग हो उस शेकिंग के लिए वो विदस्टैंड कर सके। तो डिज़ाइनिंग उस तरह से होनी है उन फोर्सेस के लिए जो अर्थक्वेक फोर्सेस हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस मैग्नीट्यूड के लिए आपने वो डिज़ाइन किया है, बिल्डिंग कोड्स होते हैं उसके हिसाब से वो डिज़ाइन होता है, और बिल्डिंग कोड्स हर बार रिवाइज होते हैं। वो हर बड़े भूकंप के बाद एक्सपर्ट बैठते हैं और देखते हैं कि नुकसान हुआ तो क्यों नुकसान हुआ। सो ये हो सकता है कि आपने अभी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में, बेबी 15-20 साल में, 50 साल में वो बिल्डिंग डेफिसिट हो जाए, तो आपको उसको दोबारा से रेट्रोफिट करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। तो उस रेट्रोफिटिंग को हम मिटिगेशन कह सकते हैं। हमने अपने रिस्पॉन्स को बेहतर किया। अर्थक्वेक में जैसे बिल्डिंग कलैप्स होगा तो बिल्डिंग कलैप्स के लिए अपने सर्च एंड रेस्क्यू को हमने तैयार किया, सो वो भी एक मिटिगेशन का एक आपका स्टेप है। हालांकि उसको प्रिपेयर्डनेस में हम लेंगे, बट देन ये आपके डेथ टोल को, आपके रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देगा यदि आपकी तैयारी है। फ्लड्स जैसे बहुत सारे एरिया में आते हैं, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं अभी हमारे, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं, तो आपका एग्रीकल्चर लैंड कहीं है, आपकी कोई हैबिटेशन कहीं है, उसमें फ्लडिंग ना हो, उसको हम फ्लडिंग से दूर रखें। फ्लड और
हैबिटेशन को, फ्लड और लाइफ को दूर रखें, तो फ्लड प्रोटेक्शन एक वर्क होता है। बहुत सारी हम रिवर चैनलिंग करते हैं, जैसे उन्ना में जो स्वां रिवर है उसका बहुत लार्ज स्केल पे फ्लड मिटिगेशन हुआ है। तो इस तरह से फ्लड मिटिगेशन से जो पानी है उस चैनलाइजेशन के अंदर रहेगा और बाहर कम आएगा, और उससे जो है आप नुकसान कम होगा, आपके एग्रीकल्चर आप बचा सकते हो, आप अपने लाइफ्स को बचा सकते हो। तो इस तरह से हर हैज़र्ड के, अब जैसे लैंडस्लाइड्स हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ्स इस करके हो रही है क्योंकि आप रोड पे चल रहे हैं, आपका स्लॉप ठीक नहीं है, स्लॉप से शूटिंग स्टोन आ रहे हैं या मलबा आ रहा है, तो आप उस स्लॉप को प्रोटेक्ट करें, उसको स्टेबलाइज करें, वो भी एक मिटिगेशन का हिस्सा है। तो इस तरह से हर डिजास्टर के, हाँ, एक डिजास्टर के, ताकि वो डिजास्टर में कन्वर्ट ही ना हो, हम उसको उसका जो लॉस है, जो रिस्क है, उसको कम से कम कर सकें। राणा जी, बुजुर्ग कहते हैं कि बरसातें पहले भी होती थी, 15-15 दिन तक जो है लगातार वर्षा होती थी, परंतु आज के समय को देख करके कहा जा सकता है कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। क्या कहना चाहेंगे? 2-3 बरसातें हम वर्षों से लगातार ऐसी देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही है जो हमारे रूह को कंपा दे रही है। क्या कहना चाहिए? जोशी जी, ये बात सही है कि बरसातें पहले भी होती थी, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन बारिश होना एक आम बात थी, और कभी हमने क्लाउड बर्स्ट का नाम नहीं सुन रखा था, फ्लैश फ्लड भी बहुत कम होते थे। लेकिन मैं भी लगभग वर्ष 2018 से देख रहा हूँ, और जो मॉनसून का जो पैटर्न है, मॉनसून में जो बारिश का पैटर्न है, बिल्कुल बदल गया है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जो रेनफॉल का पैटर्न है वो उसमें बदलाव इस तरह से है कि बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है और बहुत कम समय में हो रहा है। मॉनसून लगभग हमारे 90 डेज़ तक रहता है, तो उसमें लगभग 60 डेज़ जो हैं वो रेनफॉल डेज़ हैं। लेकिन जो 60 डेज़ रेनफॉल है वो इवनली होते हैं, वो इवनली नहीं है जी। आप कई जगह, जैसे उन्ना में हमने 2023 में देखा, एक दिन इतनी बारिश हुई जो पूरे सीज़न की आधी बारिश थी। सो अब वो उतनी बारिश होगी तो नेचुरली हमारा जो नाले हैं, नदियाँ हैं, उसमें वो पानी समा नहीं सकता, वो बाहर निकलेगा तो डैमेज करेगा। फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की आपने इवेंट्स देखी, आपने उत्तराखंड का धराली देखा, तो धराली में 30-35 सेकंड में सारा खेल ख़त्म हो गया, उतने स्पीड से पानी आया। और उसी तरह की घटना हिमाचल में भी हुई, धर्मशाला में हुई इस बार। आपने लास्ट ईयर नोट किया होगा कि हमारा जो समेज एरिया था, बागीपुल एरिया था, उनमें भी उसी तरह की इवेंट्स हुई, तो लोगों को भागने का समय नहीं मिला। इस तरह की इवेंट्स नहीं होती थी, और ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के जो एक फ़ीचर है कि एक्सट्रीम इवेंट्स होंगी और बड़ी फ्रीक्वेंसी से होंगी, और उससे ज़्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं पैटर्न है। एक और पैटर्न जो हिमाचल में नोटिस हो रहा है, हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा रेनफॉल जो है वो मॉनसून में होता है, लगभग 15% जो है वो विंटर में होता है। अब जो विंटर में रेनफॉल होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करके होता है, जो मेडिटेरेनियन सी से शुरू होती है। विंटर में मॉनसून जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो गया, स्नोफॉल रिड्यूस हो गया। अब वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हमारा मॉनसून के साथ क्लब हो गया। अब अभी तक जो है लगभग 14 से 15 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉनसून के साथ हिमाचल को उसने अफेक्ट किया है, और जब भी इस तरह से हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुई है, उससे नुकसान हुआ है। राणा जी, अब हम थोड़ा सा जो अधिनियम है वर्ष 2005 का केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, जो कि हमें इस आपदा प्रबंधन में एक व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए जो है सजग करता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिसके तहत जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनती है, स्टेट डिज़ास्टर, डिस्ट्रिक्ट, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो देश है उसमें जो जैसे आपने शुरू में एक भूमिका बांधी जिसमें आपने कहा कि ये इंसिडेंट्स हुए, तो जब इस तरह की घटनाएं होनी शुरू हुई पूरे देश में, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन को सिस्टमेटिक वे से और उसके अलग अलग पहलुओं में, पहले जो फोकस था वो सिंपल रिलीफ तक था, तो उसको पूरे समग्र तौर पे देखा जाए आपदा प्रबंधन को, इसलिए एक एक्ट की ज़रूरत महसूस हुई और वो वर्ष 2005 में लागू हुआ। और उसमें इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे,
जैसे देश स्तर पे जो है प्रधानमंत्री नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ऐड करते हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स क्रिएट हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट बना, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड क्रिएट किया गया एक्ट के अंतर्गत, और उसी तरह से राज्य में भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय चेयर करते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी जिसको माननीय मुख्य सचिव चेयर करते हैं, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड क्रिएट हुआ, डिस्ट्रिक्ट में भी जिलाधीश की अध्यक्षता में DDMAs क्रिएट हुई। तो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्रिएट हुआ, फंड क्रिएट हुआ, और एक आपने अभी देखा कि सर्च एंड रेस्क्यू के लिए एक नेशनल फोर्स क्रिएट हुई, डेडिकेटेड क्रिएट हुई। उसी तरह से स्टेट्स में भी इस तरह की फोर्सेस जो है क्रिएट होनी शुरू हुई। राणा जी, इसी अधिनियम के तहत हमारे अगर हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्ष 2012 में एक पॉलिसी बनी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पॉलिसी बेसिकली एक जो अधिनियम था उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे जी, कैसे उसके प्रावधानों को उसमें जो एक सोच है उसको ग्राउंड स्तर पे ले जाएंगे, तो उसका एक ब्लूप्रिंट है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के तौर पे ही उसी के स्वरूप में हमने ये पॉलिसी स्टेट में लागू की, और इसमें अलग अलग कौन विभाग क्या कार्य करेगा, किसको ट्रेनिंग करेंगे, किसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, क्या इक्विपमेंट करेंगे। सो इस तरह का एक ब्रॉडर रूपरेखा है, क्योंकि जो एक्ट है वो तो एक नेशनल एक्ट है। जी। सो पॉलिसी एक स्टेट में आपदा प्रबंधन को कैसे आप स्ट्रेंथन करेंगे, मिटिगेशन कैसे करेंगे, उन सारे पहलुओं को उजागर करती है, और ताकि हम इस जो आपदा प्रबंधन है उसको बेहतर तरीके से कर पाए। राणा जी, क्या इसमें कोई दंडात्मक प्रावधान भी रखे गए हैं? क्योंकि हमने कहा कि आप जो है एक आम जनमानस से एक अवधारणा है कि हम साधारण यदि हमें कोई बात समझाई जाएगी तो हमें शायद वो समय लगता है समझते, तो क्या इसमें कोई दंडात्मक प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है इन अधिनियम के तहत? DM एक्ट में जो अथॉरिटीज़ हैं जब वो आदेश करती हैं तो उस आदेश की पालना सुनिश्चित करना सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेवारी है। उसके अलावा अगर कोई जनता के लिए कोई निर्देश है तो उसकी अनुपालना भी सुनिश्चित करना जो है जनता के लिए बाध्य है। और ये उसके अलावा मान लिया आपदा प्रबंधन में आपको काफ़ी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। मुझे लगता जैसे अगर आपको कहीं ऐसा आवश्यकता फील होती है कि आपने कोई बिल्डिंग रिक्विजिट करनी है, लोगों को ठहराना है, कोई आपको इक्विपमेंट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, तो वो चीज़ें आप गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी रिक्विजिट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में यदि कोई उन प्रावधानों का, उन आदेशों का जो अथॉरिटी ने इशू किए हैं, अगर कोई उसकी उल्लंघना करता है तो उसके उसके विरुद्ध जो है वो उसमें दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और मुझे लगता है हम सभी उसके बारे में वाकिफ़ हैं। जब कोविड आया था वर्ष 2000 में, तो बहुत सारे ऑर्डर जो हैं वो सारे के सारे ऑर्डर DM एक्ट में कहने का मतलब हमें सजग रहने की। राणा जी, बिल्कुल क्षमा चाहूँगा क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है जी। तो राणा जी से हमने इतनी चर्चा आज के विषय पर की, अंततोगत्वा यही निष्कर्ष निकल के आया है कि न हारना ज़रूरी है न जीतना ज़रूरी है, ये ज़िंदगी का खेल है, खेलना ज़रूरी है। अर्थात मानव जीवन की प्रगति के लिए विकास तो आवश्यक है, लेकिन ये विकास विनाश लीला में तब्दील ना हो, इसके लिए भी सजग रहने की आवश्यकता है। राणा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। नमस्कार।